पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, या किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टमीटर भी एक डिवाइस होता है जो किसी सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करता है। तो ईएमएफ का मतलब क्या है? ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी सेल के टर्मिनल्स में जब उस सेल में से करंट फ्लो नहीं होती है। तो ई बराबर कितना है? V माइनस आई आर। यहां पे E है ईएमएफ, V है टर्मिनल वोल्टेज जो करंट फ्लो होने के कारण किसी सेल के टर्मिनल्स पे होती है। E मतलब ईएमएफ। तो पोटेंशियोमीटर हमें ईएमएफ देता है जबकि वोल्टमीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस कौन सा है? तो ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस कौन सा होता है? पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है या जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। जिस समय जॉकी की हेल्प से हम जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट को डिनोट करते हैं उस समय पोटेंशियोमीटर की वायर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, और जिस समय करंट फ्लो नहीं हो रही है उस बैलेंसिंग लेंथ हमें तभी मिलती है जब नल डिफ्लेक्शन होता है। और नल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि दो पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है या गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं हो रही है तो करंट बराबर जीरो और उस समय E बराबर V। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें EMF के बराबर मिलता है पोटेंशियोमीटर के केस में। वोल्टमीटर में करंट फ्लो होती है इसलिए V में से IR क्वांटिटी माइनस हो जाती है। तो वोल्टमीटर हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता जबकि पोटेंशियोमीटर हमें एक्यूरेट रीडिंग ले देता है और EMF प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके बाद बात आती है कि वोल्टमीटर का पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि उसके अक्रॉस उसकी लेंथ उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब करंट उसमें जो फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट हो, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक करंट फ्लो हो रही है और वो कांस्टेंट है। पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन में पोटेंशियोमीटर एक वायर होता है 10 मीटर लंबा, और वो 10 मीटर लॉन्ग वायर किसी वुडन बॉक्स पे फिक्स होता है, रिजिडली फिक्स होता है। तो वो जो वायर होता है वो एलॉय का बना होता है, और एलॉय का या हम कह सकते हैं एलॉय जो उसमें कांस्टेंट मैग्नीन और यूरेका का एलॉय लेते हैं जिसके उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर कितना भी बढ़े उसके रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसमें एलॉय वाला वायर यूज करते हैं। उसके बाद उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हम कांस्टेंट रखते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया ए कांस्टेंट होता है। उस पूरे वायर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या रहती है? कांस्टेंट। और बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब करंट भी क्या है? कांस्टेंट। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। इसका मतलब जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो यहां पे देखिए ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR, R in terms of resistivity, length and area, rho LA. Rho is resistivity, L is length of wire and A is area of cross section. तो हमने बताया कि करंट कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, A कांस्टेंट। ओके, सो V is directly proportional to length, क्योंकि ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है तो V directly proportional to length। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बाद देखते हैं कि इसके एपरेटस का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट है कि दो सेलों के ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से कैसे हम कंपेयर करें, और दो हम सेल लेंगे सेकेंडरी सेल, जिसमें से एक सेल लेंगे लेक्लांसे सेल और दूसरा सेल लेंगे डेनियल सेल, और दोनों सेल के ईएमएफ को हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कंपेयर करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हमारा? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसके लिए एपरेटस एक पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, वन वे और टू वे की, डियोस्ट्रेट, कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी एंड जॉकी। प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रहेगा,
और सबसे पहले हम इसमें ये देखिए, यहां से पहले सर्किट डायग्राम को देखते हैं। बैटरी के पॉजिटिव से पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल को, बैटरी के नेगेटिव को की से, और फिर की के दूसरे पार्ट को रिवर्स स्टेट से होते हुए पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे। और अब पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल हो गया P और पोटेंशियोमीटर का दूसरा टर्मिनल हो गया Q। आप देखिए पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव से और पोटेंशियोमीटर का दूसरा टर्मिनल नेगेटिव से। तो पोटेंशियोमीटर का ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल। और इसी से हमने जो दोनों सेल हैं, लैग्रांज सेल और डैनियल सेल, उन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को भी इन्हीं से कनेक्ट किया है और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल को एक टू वे की के कनेक्ट किया है। टू वे की का मतलब टू वे की तरह ही होती है, जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं। आगे हम उसमें देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, जिसमें तीन टर्मिनल होते हैं। उसके दो टर्मिनल में से दो टर्मिनल को तो हमने सेल के नेगेटिव से जोड़ लिए, नेगेटिव दोनों जिंक रोड रहेगी, मैं आपको उसमें कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा। और मिडिल टर्मिनल को हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया और बाकी गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से हम जॉकी को कनेक्ट कर दिए। उसके बाद सबसे पहले हम प्लग को इधर लगाएंगे। तो जब हम प्लग को इधर लगाएंगे तो कौन सा सेल सर्किट में आ जाएगा? E1। जब ये सेल सर्किट में आ जाएगा तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग लाइन चेक करेंगे। बैलेंसिंग लाइन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? 0 पॉइंट। तो हम जॉकी को पूरे पोटेंशियोमीटर पर अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे और टच करा के देखेंगे किस पॉइंट पर हमारे पास 0 पॉइंट आ रहा है। जिस पॉइंट पर हमारे पास 0 पॉइंट आएगा या नल डिफ्लेक्शन आएगा, वहां से ये डिस्टेंस होगी हमारी L लेंथ। और पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से हमें पता है कि जो लेंथ होती है वो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? E1 के। तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E1 इक्वल्स टू KL1। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लग को यहां से हटाकर यहां लगा देंगे। जब यहां लगा देंगे तो सर्किट में कौन सा सेल आ जाएगा? E2। और उसके लिए बैलेंसिंग लाइन निकालेंगे, वो L2 होगी। और दोनों के कारण जो बैलेंसिंग लाइन निकलेगी, इसके कारण निकलेगी E1 इक्वल्स टू KL1 और इसके कारण निकलेगी E2 इक्वल्स टू KL2। दोनों को डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा, L1 और L2। इसका मतलब हम अगर दोनों केस में बैलेंसिंग लेंथ का कंपैरिजन कर लें तो हमारे पास EMF का कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो हम EMF के कंपैरिजन को इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। हम करेंगे क्या? एक्चुअली लेंथ का कंपैरिजन। लेंथ कंपैरिजन करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा हमारे पास? EMF का कंपैरिजन। अब इसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो यहां भी आप इसकी पोटेंशियोमीटर से दो सेल के EMF को कंपेयर करने की कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, ये बैटरी है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर के एक एंड से कनेक्ट किया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने की से कनेक्ट किया है। की के दूसरे टर्मिनल को हमने रियोस्टेट से, और रियोस्टेट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल ये जुड़ रहा है पोटेंशियोमीटर के Q पॉइंट से। तो आप देखिए सर्किट डायग्राम के हिसाब से नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ की एंड देन थ्रू पोटेंशियल रियोस्टेट एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये तो नेगेटिव की बात हो गई। अब पॉजिटिव टर्मिनल की बात। अब आप देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से की बात करते हैं और पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पोटेंशियोमीटर का P टर्मिनल है और ये आप देखिए ये है लेग्रांज सेल। ये लेग्रांज सेल के पॉजिटिव टर्मिनल है और ये लेग्रांज सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये जिंक रोड है। और लेग्रांज सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसमें हम इस सॉल्यूशन में इधर देखिए आप, ये इसके अंदर हम डालते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पोरस पॉट।
इस पोरस पॉट के अंदर कार्बन का पाउडर और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 होता है। तो ये क्या काम करते हैं, इसमें देखो ये जिंक रोड है और अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे और जो इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो डीपोलराइजर का काम करेगी। ओके, इसके बाद इस सेल को देखिए, ये है डैनियल सेल। डैनियल सेल में ये आप देखिए कॉपर पॉट है। इस कॉपर पॉट के अंदर देखिए मैंने कॉपर सल्फेट डाला है। वो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल काम करेगा डीपोलराइजर की तरह। और ये पोरस पॉट के अंदर मैंने डाला है H2SO4 और वो भी डाइल्यूट, ठीक है। और ये है जिंक रोड, वो भी इसमें नेगेटिव टर्मिनल काम करेगी। और इसमें आप यहाँ पे कॉपर पॉट में ही एक टर्मिनल है जिसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, कॉपर पॉट का पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारे सेल का पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ये सेल का पॉजिटिव, ओके, और ये सेल का नेगेटिव, ये सेल का नेगेटिव की तरह काम करेगा। जिंक रोड दोनों की नेगेटिव की काम करेगी। अब ये गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर रखा है की के मिड वाले टर्मिनल से। ये देखिए दोनों की नेगेटिव टर्मिनल की से जुड़े हुए हैं, की का मिड टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव जॉकी से कनेक्टेड है। अब हम जॉकी से पोटेंशियोमीटर के अलग अलग पॉइंट्स के लिए रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले सर्किट सही ढंग से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करने के लिए मैं जॉकी को पोटेंशियोमीटर के दोनों टर्मिनल्स पे कनेक्ट करके देखूंगा और देखूंगा कि गैल्वेनोमीटर के दोनों ये जो नीडल है वो दोनों तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर करेगी तो हमारा कनेक्शन प्रॉपरली कनेक्टेड है, नहीं तो नहीं हो। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे कनेक्ट करके देख रहा हूँ। ये देखिए गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है और इस दूसरे एंड पे कनेक्ट करके देखूंगा तो गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आप देखिए इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये नेगेटिव है। अब मुझे इसके लिए मैंने सबसे पहले कौन सा सेल कनेक्ट किया है, ये आप ये देखिए, ये मैंने निडल ये की किससे कनेक्ट किया है। ये देखिए आप ये की दिख रही है आपको, ये की के पास वाला टर्मिनल दिख रहा है और इसके पास ये देखिए ये जिंक रोड। तो मैंने कौन सा सेल सर्किट में कनेक्ट किया है, लेग्रांज से। तो अभी मैं जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो लेग्रांज से सेल के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस जॉकी को यहाँ टच करता हूँ, एक तरफ रीडिंग, यहाँ पे टच करने पे भी एक तरफ, यहाँ पे टच करने पे भी एक तरफ, यहाँ पे भी एक तरफ, अभी भी यहीं पे, यहाँ पे भी एक तरफ। अब इधर भी आप देखिए इधर इसी तरफ आ रही है, यहाँ पे भी इसी तरफ, यहाँ पे भी इसी तरफ। लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये थोड़ा सा जीरो के पास आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी रीडिंग जीरो के पास आ रही है और ये इस पॉइंट पर मुझको जीरो डिफ्लेक्शन मिला है। तो ये देखिए मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया है और ये जीरो डिफ्लेक्शन मुझे मिली है। तो ये पोजीशन होगी जीरो डिफ्लेक्शन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस पॉइंट को, ये पॉइंट एक बार फिर से देख लेता हूं। ओके, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आप कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये जो वायर ना, ये पूरा वायर 10 मीटर का है। तो हम यहां से पॉजिटिव की यहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो ये 100 मीटर पूरा, फिर ये 200 मीटर पूरा, 300 मीटर, 400 मीटर, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो 800 मीटर तो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ये रीडिंग है यहाँ पर। तो जब एक मुझे चेक करना है तो देखो ऊपर यहाँ पे स्केल में ऊपर 1 2 3 4 5 6 है और नीचे देखो 199। तो जो फर्स्ट वायर है उसको ऊपर वाले स्केल से चेक करेंगे और सेकंड वायर को नीचे वाले से, थर्ड वायर को ऊपर वाले स्केल से, फोर्थ वायर को नीचे वाले स्केल से, फिफ्थ वायर को ऊपर वाले स्केल से, सिक्स्थ वायर को नीचे वाले स्केल से। और ये वायर कौन सा है, 9th वायर, तो उसको हम फर्स्ट वाले स्केल से चेक करेंगे। तो ये अप्रोक्स 60 आ रहा है। तो यहां पर हम इसकी
रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए यहां पे लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर L1 और यहां हम लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ फॉर L2, E1 के लिए E2 के लिए, और यहां पर हम इन दोनों का हर रीडिंग के लिए डिवाइड करेंगे। तो मैंने देखा कि यहां से कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 800, और यहां से मैं ऊपर वाले वायर की रीडिंग देखूंगा क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ वायर है, तो ये 60, तो बैलेंसिंग लेंथ आई है मेरे पास 860 सेंटीमीटर। यस, तो बैलेंसिंग लेंथ इज 860 सेंटीमीटर फॉर L1। अब मुझे सेम ये एक्सपेरिमेंट करना है, बस इस प्लग को यहां से हटाकर मुझे यहां रखना है। ये जब यहां रखूंगा तो सर्किट में कौन सा वायर, कौन सा सेल कनेक्ट हो जाएगा। अब सर्किट में आप देखिए डैनियल सेल कनेक्ट हो गया है, और जैसे ही मैं जिंक रोड डालता हूं वो H2SO4 से रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब एक्सपेरिमेंट करिएगा उसके बाद हाथों हाथ आप जिंक रोड को बाहर हटा दीजिएगा। ओके, इसके बाद इसके लिए हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो ये एक तरफ रीडिंग दे रहा है और ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इसके लिए एक तरफ ये देखिए अब देखिए इस पर ये 0 के आसपास है, तो हम चेक करते हैं। ओके, यहां पे तो आप देखिए इस पॉइंट पर यहां पर डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है 0 के पास। ओके, ये आसपास 1-2 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर कितनी वायर हो गई है 1 2 3 4 5 6, और ये 7th वायर है, तो 600 रीडिंग हो गई है। और 7th वायर के लिए हम ऊपर वाली कैलकुलेशन करेंगे, और ये 40 के आसपास है, तो टोटल रीडिंग कितनी आ गई मेरे पास 740। तो इसके लिए जो मैं रीडिंग लिखूंगा इसे हटा देते हैं। ओके, तो इसकी जो रीडिंग आई है वो है 740 सेंटीमीटर। अब हम फर्स्ट रीडिंग में हमारी वैल्यू आई थी लेक्लांसी सेल को कनेक्ट करने पर बैलेंसिंग लेंथ 860 सेंटीमीटर, और डैनियल सेल को कनेक्ट करने पर बैलेंसिंग लेंथ 740 सेंटीमीटर। इन दोनों लेंथ का डिवाइड किया 860 बाय 740, तो हमारे पास रिजल्ट आया 1.16। तो ये दोनों लेंथ का रेशो जो होगा वही हमें बताएगा कि दोनों सेलों के ईएमएफ का रेशो क्या है। इसके बाद हमें यह पता है कि लेक्लांसी सेल का ईएमएफ जो स्टैंडर्ड होता है वो कितना होता है 1.5, ये लेक्लांसी सेल के लिए, और डैनियल सेल के लिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो कितना होता है 1.1 वोल्ट। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो 1.3 के आसपास आता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1.16 है। तो 1.16 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 1.1 से ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू आपके पास हमेशा ज़्यादा आएगी और डैनियल सेल के लिए आपके पास रीडिंग हमेशा कम आएगी। यही बताना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट रीडिंग्स के लिए आप रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके उनकी रीडिंग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमने जो अभी रीडिंग निकाली थी उस पर रियोस्टेट की पोजीशन ये थी। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट की पोजीशन को थोड़ा सा इधर कर सकते हैं सेकंड रीडिंग के लिए, और थर्ड रीडिंग के लिए हम रियोस्टेट को और इधर कर सकते हैं, फोर्थ के लिए इधर और फिफ्थ के लिए। तो ये 4-5 पोजीशन पर हम देखेंगे कि अलग अलग आपके पास L1 और L2 आएंगे, लेकिन दोनों के रेशो आपके पास 1.16 के बराबर ही आने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में
बैलेंसिंग लेंथ फर्स्ट रीडिंग के लिए 860, सेकंड रीडिंग के लिए 740, दोनों का रेशो 1.16। फिर आप सेकंड रीडिंग में देखिए 880, उसी के अकॉर्डिंग जो बैलेंसिंग लेंथ आई L2 वो 746, 1.18। इसी हिसाब से हमने बाकी भी बैलेंसिंग लेंथ निकाली है। कैसे निकाली है? रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके। तो रियोस्टेट की पोजीशन को चेंज करके हमने ये सारी रीडिंग्स निकाली है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी में आपके जो रेशो होगा वो बिल्कुल पास में होना चाहिए, उनकी वैल्यू ज़्यादा डिफर नहीं करनी चाहिए। जैसे 1.16, 1.18, 1.20, 1.18, 1.16। फिर इनका मीन निकालना होता है, तो जो इनकी मीन वैल्यू है वो 1.176, और ये हमें हमारे रिजल्ट आया है 1.176। तो ये जो यूनिट है L1/L2 ये यूनिट लेस है, इसकी यूनिट नहीं है, तो यूनिट इसमें नहीं लिखनी है, और इनमें हमने यूनिट ली है सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करना पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।